हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2019 का एमपीपीएससी का जो एडिशनल मेंस हुआ है उसका फर्स्ट पेपर। किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, चूंकि ये एडिशनल पेपर है इसलिए इस पेपर में कैसे क्वेश्चन आए हैं वो जिनका 2021 वाला मेंस है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम फर्स्ट पेपर में जो फर्स्ट पार्ट है हिस्ट्री का सेक्शन 1 वो डिस्कस करते हैं। 3 मार्कर में आपको 15 से 20 शब्दों में आंसर देना था। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द मोनार्किया। ये क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछा गया है। द मोनार्किया में आपको 3 पॉइंट लिखने थे, तो आप बता सकते हैं कि एक महान दार्शनिक है दांते, उनकी ये रचना है और ये कहाँ के कवि हैं, ये इटली के कवि हैं। आप इतने पॉइंट भी अगर लिख देंगे तो आपको 3 नंबर मिल सकते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पर बता सकते हैं कि ये जो द मोनार्किया बुक है ये किस भाषा में लिखी गई है, तो ये लैटिन भाषा में लिखी गई है। ये चीज़ भी आप मेंशन कर सकते हैं। 3 मार्कर का मतलब है यहाँ पर 15 से 20 शब्द, मतलब आपको एटलीस्ट 2 से 3 लाइन में अपना आंसर कंप्लीट करना है। एक और क्वेश्चन पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन है मिताथल। तो ये क्या है मिताथल? ये अगर आपने थोड़ा डीप में नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन शायद आपसे ना बना हो जिन लोगों का पेपर था। तो जो मिताथल है ये हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि हड़प्पा कालीन स्थल, इस तरीके से आप लिख सकते थे इसके आंसर को। और इसमें क्या मिलता है, अब हड़प्पा कालीन स्थल है मतलब जो है पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में जानकारी मिलती है। और 2300 से लेके 1700 जो बीसी के बीच का टाइम पीरियड में ये इसका साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ऋग्वेदिक पंचवृष्टि। मुझे भी इसका आंसर नहीं पता है, अगर आपको पता चले तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मार्कर का दौवारिक। तो ये दौवारिक क्या है, तो ये मौर्यकालीन शासन व्यवस्था में जो उच्च पदाधिकारी होते थे उससे पूछा गया है। देखिए ये जो पैटर्न है इसमें जो क्वेश्चन आए हैं इनको हम इजी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ 3 मार्कर में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं जिनका शायद आपने कभी नाम भी ना सुना हो। जो दौवारिक है इसको हम कैसे बता सकते थे, तो इसको हम बता सकते थे कि मौर्यकालीन व्यवस्था का क्या है, एक उच्च अधिकारी का एक पद है जिसका जो वर्णन है कहाँ पर मिलता है, हर्षचरित्र बुक के अंतर्गत मिलता है। ये 2-3 पॉइंट आप इसमें लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिधम्म पिटक। तो ये जाना माना क्वेश्चन है। अभिधम्म पिटक जो त्रिपिटक हैं बौद्ध धर्म के, तो हम बता सकते हैं इसमें कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में से एक है अभिधम्म पिटक। और इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि इसमें जो बौद्ध धर्म है उसकी धार्मिक व्याख्या का वर्णन मिलता है बौद्ध सिद्धांतों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है किताब ए नौरस। ये भी टफ क्वेश्चन है, कभी इसका नाम नहीं सुना है। किताब ए नौरस क्या है, तो ये जो बीजापुर के शासक थे अब्राहिम आदिल शाह, इसके जो राइटर हैं वो कौन है, वो है अब्राहिम आदिल शाह। तो ये नाम आपको याद रखना है और इनको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि एमपीपीएससी का ऐसा पैटर्न है कि वो मेंस के क्वेश्चन प्रीलिम्स के एग्जाम में भी रिपीट कर सकता है। तो याद रखिएगा किताब ए नौरस बुक के जो रचनाकार हैं वो कौन है, बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह सेकंड के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अब बाब। अब बाब क्या है, तो ये एक मालगुजारी व्यवस्था का जो लगान होता था, तो वो लगान वसूल करने का एक प्रकार की कर प्रणाली थी अब बाब। तो इस तरीके से ये पैटर्न, ये क्वेश्चंस हमें क्या बताना चाह रहे हैं कि अब जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो थोड़े से, अब हमें वो रिपीटेड क्वेश्चन वही के वही नहीं मिलेंगे, कुछ डीप में पढ़ना पड़ेगा। जैसे जो भी व्यवस्थाएं हैं उसमें कौन कौन से टैक्स हैं या कौन कौन से टर्म हैं, अब डायरेक्टली उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्राच्यवाद क्या है। तो प्राच्यवाद, अब ये नाम से कुछ समझ में आ रहा है, वाद मतलब होता है विचारधारा और प्राच्य मतलब होता है प्राचीन। लेकिन यहाँ पर जो पश्चिमी देश हैं, तो जो पश्चिमी देशों में जो 18 से 19वीं शताब्दी के दौरान जो लोग स्वयं की श्रेष्ठता पर जोर देते थे, स्वयं को श्रेष्ठ बताने पर जोर देते थे, जो भी उनकी रचनाएं होती थी उसमें वो मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ ये विचारधारा रखते थे, वो प्राच्यवाद के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पुनः प्रतिष्ठा विद्रोह क्या है। तो इसका आंसर भी आपको सर्च करके बताना है, 3 पॉइंट इसके बारे में कि ये क्या है। सतीश चंद्र बसु, तो ये नाम आपने हिस्ट्री में सुना होगा। अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति की स्थापना कब की गई थी, तो अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी 1902 में। और ये कहाँ पर बनी थी अनुशीलन समिति, बंगाल में। तो आप यही 3 पॉइंट यहाँ पर लिख सकते थे सतीश चंद्र बासु के बारे में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है उषा मेहता। तो उषा मेहता का संबंध किस क्षेत्र से है? तो अब हिस्ट्री से है, ये तो आप सभी को पता ही होगा, लेकिन उषा मेहता का क्या योगदान रहा है उनके बारे में आपको 3 पॉइंट यहाँ पर बताने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेपी आंदोलन। इसको हम प्रॉपर इसकी आंसर एनालिसिस पढ़ेंगे कि आपको एग्जैक्ट क्या क्या आंसर लिखना था। ये जस्ट हम पेपर का फॉर्मेट समझ रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें अगर आप ये पेपर अभी एट द टाइम देने के लिए बैठ जाएं तो आप कितना पेपर कर पाएंगे, तो हमें अपनी खुद का एनालिसिस करना है यहाँ पर। और जो लोग 2021 का मेंस लिख रहे हैं उनके लिए तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। जेपी आंदोलन, जेपी आंदोलन, तो जेपी से आपको याद आना चाहिए ये कौन से जेपी हैं, ये जयप्रकाश नारायण जी हैं। तो आपको याद होगा कि 1974-75 का वह समय जब 1975 में आपातकाल लगाया गया था, तब 1974 से ही जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा क्या किया गया था, बहुत अधिक जो आपातकाल था उसका पुरजोर विरोध किया जा रहा था। तो याद रखना है, आप बता सकते हैं यहाँ पर कि 18 मार्च 1974 को क्या किया गया था, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा बंगाल में क्या किया गया था, पटना में छात्रों के द्वारा जो आंदोलन किया गया था वो क्या है, वो है जेपी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवदा टोली। तो ये वेल नोन क्वेश्चन है, आपको पता होगा इसका आंसर। नवदा टोली मध्य प्रदेश की एक ताम्र पाषाणकालीन क्या है, सभ्यता है। और ये कहाँ पर स्थित है, ये इंदौर के पास में स्थित है। यहाँ पर मिट्टी और अन्य प्रकार के जो मटके चित्रित साक्ष्य मिले हैं। भूमिजा क्या है, तो भूमिजा आपको पता होगा कि ऐसा बोला जाता है कि सीता जी जो हैं उनका जन्म कहाँ से हुआ है, भूमि से हुआ है। तो इस तरीके से ये टर्म इसी के रिस्पेक्ट में यूज़ किया गया है। फैफरिया क्या है, तो फैफरिया क्या है, फैफरिया है मध्य प्रदेश का लोक नृत्य। याद रखिएगा ये कहाँ का नृत्य है, ये निमाड़ का नृत्य है फैफरिया। और यहाँ पर जो पुरुष और स्त्री हैं वो इस तरीके से गोल बनाकर क्या करते हैं, डांस करते हैं। तो ये थे पेपर फर्स्ट के हिस्ट्री के 3 मार्कर। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 100 शब्दों में जिन क्वेश्चंस के आंसर देना है 6 मार्कर की। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम विश्व युद्ध के कारणों को बताना है, कारणों का परीक्षण करना है। अब यहाँ पर कौन कौन से ऐसे कारण हुए हैं जिनके कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ है, तो इसका आंसर तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री के यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें तो उन्हीं से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 6 अगर 3 मार्कर आपके अच्छे नहीं गए तो आप यहाँ पर उस नंबर को कवर कर सकते थे, इजी क्वेश्चन है ये। फिर 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के बौद्धिक कारणों की विवेचना करना है। ऐसे कौन से बौद्धिक कारण थे जिनके कारण फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, यहाँ पर आपको बौद्धिक कारण बताने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन का वर्णन कीजिए। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, जब भी आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम 3 मार्कर से लेकर 15 मार्कर तक तैयार करते हैं, क्योंकि कभी उसका धार्मिक जीवन पूछा जाता है, कभी राजनीतिक, कभी सामाजिक। तो धार्मिक जीवन में आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि पहले इंट्रोडक्शन में बताना पड़ेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे, मतलब वहाँ पर वो क्या प्राकृतिक देवताओं की पूजा करते थे, किस तरीके से उनका धार्मिक जीवन होता था, वो सारे साक्ष्य सहित आपको प्रमाण देकर यहाँ पर अपना आंसर कंप्लीट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर के आक्रमण के परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। तो आपको पता होगा कि जो सिकंदर के आक्रमण है वो कितने अधिक फेमस थे और सिकंदर का एग्जाम्पल भी दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको जो आक्रमण हुए हैं उसका क्या परिणाम हुआ है उसका मूल्यांकन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य का विकास वर्णन करना था। विकास का वर्णन मतलब दक्षिण भारत के मंदिर की बात आई है, मतलब यहाँ पर आपको पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट डायनेस्टी में जो जो मंदिर बने हैं, जो भी फेमस मंदिर हैं, उनका किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है वो बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि रजिया सुल्तान ने अपने समय की राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित किया। तो रजिया सुल्तान एकमात्र पहली मुस्लिम शासक, एकमात्र नहीं कह सकते बट पहली मुस्लिम शासक थी रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश की बेटी थी। आप सभी जानते हैं कि इल्तुतमिश का जो बेटा था वो योग्य नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री रजिया को क्या बनाया था, दिल्ली सल्तनत का उत्तराधिकारी बनाया था। तो रजिया सुल्तान, ऐसा इतिहासकारों ने कहा है कि रजिया सुल्तान यदि स्त्री ना होकर एक पुरुष होती तो आज कुछ आलम अलग प्रकार का होता। तो रजिया सुल्तान ने उस समय पर किस तरीके से राजनीति को प्रभावित किया, उन्होंने हर एक प्रकार से कोशिश की कि वो अपने राज्य को बचा पाएं, किस तरीके से उनका जो है उनके जो और अन्य शासक थे उन्होंने विरोध किया था, वो सारी चीज़ें आपको राजनीति के रिस्पेक्ट में यहाँ पर बतानी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कला एवं साहित्य के संरक्षक के रूप में कृष्णदेवराय का मूल्यांकन कीजिए। देखिए, जो इस प्रकार के शासक है जैसे कृष्णदेवराय, अगर हम एमपी में बात करते हैं तो कई बार क्वेश्चन आया है राजा भोज के बारे में। तो इस तरीके से जो फेमस फेमस शासक हुए हैं जिन्होंने कुछ बहुत अच्छा काम किया है, तो जैसे कला और साहित्य का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, आपको उनको तैयार करना पड़ेगा। भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ? अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर सब लोग अलग अलग फॉर्मेट में बता सकते हैं। आप यहाँ पर संविधान सभा की प्रस्तावना से शुरुआत कर सकते हैं कि संविधान सभा में आप बर्किनहेड की चुनौती से इंट्रोडक्शन स्वीकार कर सकते हैं कि बर्किनहेड के द्वारा चुनौती दी गई थी भारतीयों को कि आप भारतीयों में अगर दम है तो वो अपना संविधान बना कर दिखाएं। इस तरीके से 1935 के एक्ट से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप इस आंसर को कैसे लिखते हैं। तो निर्माण कैसे हुआ, तो हमें इसमें पूरा बताना पड़ेगा कि अलग अलग देशों के संविधान का मूल्यांकन किया गया, फिर अलग अलग चीज़ें जो अच्छी थी उसको मॉडिफाई करके अपनाया गया। इस तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 19वीं शताब्दी के भारत में जनजातीय आंदोलनों का स्वरूप पर प्रकाश डालना है। इसका मतलब क्या है कि 19वीं शताब्दी में जो जो भारत में जनजातीय आंदोलन हुए हैं, आपको एक फॉर्मेट बनाकर उनके नाम और एक एक लाइन में उनका वर्णन करना था। अच्छा क्वेश्चन है ये। दादा भाई नौरोजी की ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, धन निकासी का सिद्धांत। तो दादा भाई नौरोजी, जिन्हें क्या कहा जाता है, जो एक महान अर्थशास्त्री थे, उन्होंने किस तरीके से बताया था कि भारत का धन जो है वो विदेशों में जा रहा है, किस तरीके से जो वेल्थ का ड्रेन हो रहा है उसको बताया था दादा भाई नौरोजी ने। तो ये पूरी उनकी विचारधारा क्या थी यहाँ पर, तो ये आपको यहाँ पर आंसर में बताना था। उज्जैन के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की विवेचना कीजिए। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि यहाँ पर उज्जैन को ही क्यों पूछा गया, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि महाकाल लोक कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, बहुत अधिक चर्चा में रहा है। और उज्जैन वैसे भी बहुत अधिक एक तरीके से धार्मिक आस्था का केंद्र है, लेकिन अभी बहुत अधिक चर्चा में था। तो आपको वहाँ से शुरुआत करनी थी आपके आंसर की। जिन लोगों ने ऐसा कुछ किया होगा उनको इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो उज्जैन, आप जानते हैं कि इसका काफ़ी धार्मिक महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है। यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। उज्जैन से बहुत सारे, अगर हम ज्योतिष की दृष्टि से देखते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे हमको क्या है इस तरीके के प्रमाण भी मिले हैं। और शिप्रा नदी के किनारे बहुत ही पूजनीय स्थल है, जो महाकाल जी हैं उनका क्या है मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही उसकी प्रसिद्धि है। और सांस्कृतिक महत्व आप वहाँ से शुरुआत करके महाकाल लोक कॉरिडोर को यहाँ पर डेफिनेटली बता सकते थे, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। फिर मध्य प्रदेश के खाद्य पर्यटन पर प्रकाश डालिए। देखिए, ये कुछ यहाँ पर मॉडिफाई किया है, क्योंकि आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश के पर्यटन, मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन, ये क्वेश्चन तो पूछा जा चुका है, लेकिन इस बार पूछा गया है खाद्य पर्यटन। तो इस क्वेश्चन के आंसर को आप कैसे लिख सकते थे, तो इसमें जो भी मध्य प्रदेश में जैसे मेगा फूड पार्क हैं, आप उनको बता सकते थे। जो भी मंडी है, जो भी फेमस स्थल है जहाँ की पैदावार कुछ अलग प्रकार की है, जैसे अभी एक जिला एक उत्पाद को लेकर काफ़ी अधिक चर्चा में रहा, इस तरीके से आप अपना आंसर इसको मैप में लोकेशन बताकर कि कौन सा कहाँ पर कौन सा पर्यटन स्थल है जो खाद्य पर्यटन के लिए फेमस है, उसको बताया जा सकता था। अब हम बात करते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पुनर्जागरण ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कैसे प्रभावित किया है और यूरोप में संस्कृति पर व्यापार का अन्य क्या प्रभाव पड़ा। अच्छा क्वेश्चन है ये। पुनर्जागरण से रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं। रेनेसा, तो पुनर्जागरण मतलब फिर से जागना। तो पुनर्जागरण ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कैसे प्रभावित किया, तो आपको पूरा डेवलपमेंट बताना पड़ेगा कि पुनर्जागरण के कारण क्या क्या डेवलपमेंट हुआ और उससे जो इंटरनेशनल ट्रेड था वो कैसे प्रभावित हुआ। देखिए, पुनर्जागरण के बाद क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति को भी आप यहाँ पर रिलेट करके बता सकते हैं कि जैसे जैसे पुनर्जागरण हुआ तो विकास का स्तर बढ़ा है, जिसके कारण क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी एक देश से दूसरे देश तक काफ़ी अधिक बढ़ा। और फिर धीरे धीरे व्यापारिक गतिविधियों के कारण लोगों का एक दूसरे से जुड़ाव हुआ। और यूरोप में संस्कृति पर और व्यापार पर क्या अन्य प्रभाव पड़ा, उसको आप बता सकते थे। जब हम इसकी प्रॉपर आंसर राइटिंग देखेंगे तो आपको इसके प्रॉपर आंसर मिलेंगे कि आपको आंसर कैसे लिखना था। अभी सिर्फ हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अथवा में एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि जल प्रबंधन और स्वच्छता के संदर्भ में हड़प्पा नगर योजना का वर्णन कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता नहीं था तो ये क्वेश्चन तो इजी हो जाएगा। आप जानते हैं
कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो जल प्रबंधन है, वाटर मैनेजमेंट है, वो काफ़ी सराहनीय रहा है। आज जो आप टाउन प्लानिंग देखते हैं या स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, तो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो वो सिंधु घाटी सभ्यता से लिया गया है। क्योंकि आप देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में आपको क्या मिलता था, यहाँ पर इस तरीके से पाइपलाइन मिलती थी, जो नाली रहती थी उसकी निकासी बाहर की ओर रहती थी, प्रॉपर स्टोरेज रहता था, चाहे वो जल का हो या खाद्यान्न का हो, तो वो सब यहाँ पर आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य शासक अशोक के उत्तरदायित्व प्रशासन की विशिष्ट विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो मौर्य शासक अशोक का व्यक्तित्व आप जानते हैं कि अशोक ने किस तरीके से, पहले वो उज्जैन का गवर्नर था और फिर उसने किस तरीके से अपने शासन प्रणाली को बढ़ाया, वो सब यहाँ पर अशोक की विशेषताएं आपको बतानी थी। अब उत्तरदायित्व प्रशासन की विशिष्ट विशेषताओं को बताना है आपको, सारी विशेषताओं को नहीं बताना है, तो जो उसकी स्पेशल क्वालिटीज़ थी उसको आप बता सकते थे। इसके अथवा में क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में ब्रिटिश विजय ने पारंपरिक भारतीय उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था को कैसे बाधित किया। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। भारत में ब्रिटिश विजय ने पारंपरिक भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया, तो आप सभी जानते हैं कि भारत को प्राचीन काल में, आप इसकी शुरुआत कर सकते थे इंट्रोडक्शन में, कि भारत को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तो सारा सोना तो लूट कर ले गए, तो भारत की सोने की चिड़िया के पंख तो बचे ही नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर मेरा मतलब ये है, आप ये बता सकते थे कि भारत जो था वो बहुत ही समृद्ध था, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, बाकी सब चीज़ें भारत में बहुत अच्छी थी। लेकिन जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तो उन्होंने, चाहे वो कृषि आधारित हमारी प्रणाली हो या हमारे लघु और कुटीर उद्योग हों, उनका क्या किया, विनष्टता किया। और धीरे धीरे क्या है, अपना जो ब्रिटिशर्स प्रणाली है, फूट डालो शासन करो की नीति हो, या नील की खेती कराना हो, या शराब की खेती हो, अनेक प्रकार से उन्होंने अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त शासन के अंतर्गत मध्य भारत के राजनीतिक इतिहास का वर्णन करना था। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक पर्यटक स्थल के रूप में बुरहानपुर का ऐतिहासिक महत्व लिखिए। और मुझे इससे पटवारी का एनालिसिस याद आ गया, क्योंकि अभी मैंने बुरहानपुर पर एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बुरहानपुर के पूरे फैक्ट, कम से कम 15 से 20 फैक्ट डिस्कस किए थे। अगर वही के वही फैक्ट भी इस आंसर में लिख देना तो बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं। कि बुरहानपुर, जिसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है, एक जिला एक उत्पाद में बुरहानपुर किस चीज़ के लिए फेमस हुआ है वो बता सकते थे आप। यहाँ पर आप बता सकते थे कि ऐतिहासिक महत्व पूछा है पर्यटन स्थल के रूप में, तो बुरहानपुर में क्या है, बुरहानपुर में आपको मिलेगा जो अभी करंट अफेयर में चर्चा में था कि, एक मिनट मुझे याद नहीं आ रहा है, जो हर घर नल से जल, हाँ एग्जैक्टली यही है कि हर घर नल से जल में प्रथम स्थान पर आने वाला भारत का जो पहला जिला बना है वो बुरहानपुर बना है। इस तरीके से बहुत अच्छे से आप ये आंसर लिख सकते थे। लेकिन बात वही है, मेंस जो है वो आपकी मेमोरी का खेल है कि एट द टाइम आपको क्या क्या याद आ रहा है। तो अच्छा पेपर था, इसे हम अच्छे से कर सकते थे। यहाँ पर बस वही है कि एट द टाइम हमारे माइंड किस तरीके से अपना प्रेजेंटेशन वहाँ पर राइटिंग स्किल के रूप में दे पा रहा है। अब हम बात करते हैं सेकंड पेपर की, मतलब जो पार्ट बी है जिसके अंदर ज्योग्राफी पूछा गया है। ज्योग्राफी के जो 3 मार्कर थे वो बहुत ही अच्छे थे और उसमें आप बहुत अच्छे से आंसर राइटिंग कर सकते थे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये, और मेंस में पूछा गया है 3 मार्कर में। एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जो एंजल जलप्रपात है वो कैरो या कैरोनी नदी पर स्थित है। ये कहाँ पर आता है एंजल जलप्रपात? ये वेनेजुएला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पनामा नहर कहाँ स्थित है? तो नहर तो स्थित है पनामा में, जिस पर यूएसए का अधिकार है। यहाँ पर आप एक और एडिशनल पॉइंट बता सकते थे कि जो पनामा नहर है वो मानव निर्मित नहर है और प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कनेक्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे का सर्वाधिक भंडार है? इजी क्वेश्चन है, एमपीपीएससी में पहले भी आ चुका है कि मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है वहाँ पर क्या है, हीरे के सर्वाधिक भंडार मिलते हैं। मध्य प्रदेश के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सिंचित भूमि का प्रतिशत अधिक है? तो इसका आंसर मालवा क्षेत्र, मालवा रीजन होना चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में स्त्री और पुरुष की साक्षरता में सर्वाधिक अंतर है? तो इसका आंसर 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर आंसर राजस्थान होगा, लेकिन आप एक बार उसको चेक कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल का नाम क्या है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, अमरकंटक की पुष्पराजगढ़ तहसील से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कौन कौन सी फसलों का बीमा किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में फसल बीमा के अंतर्गत यहाँ पर खरीफ की फसल पूछा गया है, तो आंसर होना चाहिए, जैसे मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो सोयाबीन होगा यहाँ पर, धान होगा यहाँ पर, और इसके अतिरिक्त तुअर हो सकता है और मक्का। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षारीय और लवणीय मृदा में उर्वरकता को पुनः प्राप्त करने के उपाय बताना था, कि जो अगर एसिडिक सॉइल है या फिर क्षारीय और लवणीय मृदा में उर्वरकता को प्राप्त करने के उपाय बताना था। तो यहाँ पर हम बता सकते थे कि यदि मिट्टी जो है अगर एसिडिक है, अगर बहुत अधिक एसिडिक है सॉइल, तो हम उसमें क्या मिला सकते हैं, उसमें मिला सकते हैं चूना या मिला सकते हैं डोलोमाइट। और अगर सॉइल का नेचर बहुत अधिक बेसिक है तो उसमें क्या मिला सकते हैं, उसमें मिला सकते हैं कैल्शियम सल्फेट। तो इससे क्या है, मृदा की उर्वरकता को फिर से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार खाद्यान्न उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो ये एग्जैक्टली इसका आंसर मुझे नहीं पता है, तो ये आप सर्च करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूजल प्रदूषण के प्राकृतिक कारण क्या हैं। तो भूजल प्रदूषण के प्राकृतिक कारण पूछा गया है, तो प्राकृतिक कारण में क्या क्या बता सकते हैं हम, कि जैसे भूमि का बहुत अधिक क्षरण होना, भूमि का अपरदन होना, और क्या बता सकते हैं कि जो भूस्खलन होता है उसके कारण भी क्या हो सकता है, भूजल का प्रदूषण हो सकता है। और भी पॉइंट आप यहाँ पर बता सकते हैं। आपदा क्या है, तो आपदा क्या है, एक प्रकार की प्राकृतिक या मानव निर्मित आकस्मिक घटना है जिससे बहुत अधिक जनधन की हानि होती है। फिर आप यहाँ पर एग्जाम्पल में बता सकते हैं कि जैसे कि मिथाइल आइसोसाइनेट जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, तो वो मानव निर्मित आपदा थी। या प्राकृतिक आपदा में आप भूकंप, सुनामी ये बता सकते थे। भारत के अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र क्या क्या कौन कौन से हैं, तो ये 3 मार्कर में पूछा गया, तो आप एक भारत का मैप बना के यहाँ पर क्या है बता सकते थे कि कौन कौन से क्षेत्र जो है वो सूखा प्रभावित क्षेत्र है। जैसे आपको राजस्थान रीजन में मिल जाएगा, और जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में भी अलग अलग तरीके से दक्षिण भारत में कौन कौन से क्षेत्र हैं वो आपको बता देने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। तो यहाँ पर आपको 3 मार्कर में पूछा गया, तो आप इसको बता सकते थे कि 16 बटालियन का एक समूह है, एक बल है, जिसकी स्थापना 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत की गई थी, और जो वर्तमान में गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी 1984 में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो ये थी मिथाइल आइसोसाइनेट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मेंस में भी पूछा गया है और प्रीलिम्स में भी पूछा गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन के लिए कौन कौन से प्राकृतिक कारक उत्तरदायी हैं। तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो भूस्खलन हो रहा है, अभी करेंट अफेयर में भी चर्चा में था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में भूस्खलन की घटना देखी गई थी। तो प्राकृतिक कारण बताना है, तो जो है क्या है, पर्वतों का बहुत अधिक कटाव किया जा रहा है, वृक्षारोपण का कटाव, जो वृक्षों का कटाव भूस्खलन का कारण हो सकता है। तो ये थे जो ज्योग्राफी थे उसका 3 मार्कर सेक्शन बी के। और ये क्वेश्चन अगर हम हिस्ट्री के 3 मार्कर से कंपेयर करें तो काफ़ी इजी हैं। आई होप आज जिनका पेपर था उनसे बन ही गया होगा, और ये क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं 6 मार्कर की। फर्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या है। मध्य प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पेट्रोलियम उत्पादन एवं वितरण का विवरण लिखिए। तो पेट्रोलियम प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पर होता है और उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ये बताना था। मध्य प्रदेश में दलहन उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन है। भारत में भूमि सुधार के लिए किए गए कौन कौन से कदम थे, ये भी पहले साल में पूछा गया। इसलिए मैं बोलती हूँ आपसे कि जो MPPSC का मेंस जो लोग भी लिख रहे हैं वो प्रीवियस ईयर के जो आंसर हैं उसकी फॉर्मेटिंग अपनी कॉपी में बना के रख लीजिए। आपका आधा पेपर तो वहीं से सॉल्व हो जाएगा। भारत में मृदा संरक्षण की
मृदा संरक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पेयजल में अशुद्धि के कारक कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे कारक होते हैं। जो पीने का पानी है उसमें इम्प्योरिटीज़ मिल जाती हैं, जिसके कारण जैसे जैसे कि आप बता सकते हैं कि औद्योगिक अपशिष्ट का मिलना, रासायनिक अपशिष्ट का मिलना, मेडिकल अपशिष्ट का मिलना, जो उर्वरक हैं, फर्टिलाइज़र हैं, उनके कारण अशुद्धि आ जाती है, जो भूमि का बहुत अधिक खनन होता है उसके कारण अशुद्धि आ जाती है। तो ये आंसर आप अच्छे से लिख सकते थे। फिर मध्य प्रदेश में जल संग्रहण प्रबंधन पर टिप्पणी बताना था। ये स्पेशली मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में पूछा है, इसलिए आपको मध्य प्रदेश की कुछ योजनाएं या वाटर साइड मैनेजमेंट के लिए क्या स्पेशल प्रोग्राम है मध्य प्रदेश का, वैसा आंसर लिखना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में सिंचाई हेतु प्रयुक्त होने वाली तकनीक का वर्णन करना था कि सिंचाई के लिए मध्य प्रदेश में कौन कौन सी तकनीकों का यूज़ किया जाता है। मानव निर्मित आपदाएं कौन कौन सी हैं, तो देखिए 3 मार्कर में भी था और यहाँ पर भी पूछा गया है। फिर आपदा प्रबंधन के दौरान जो राहत और पुनर्वास कार्यक्रम है उनके बारे में बताना था। ये क्वेश्चन भी इजी है। फिर जो केस स्टडी है, केस स्टडी में जो आपको दिए गए थे कच्छ भूकंप 2001 का वर्णन करना था और उसके परिणाम बताने थे, और उत्तराखंड की आपदा 2013। तो ये दोनों क्वेश्चन तो पहले भी आ चुके हैं, ये आंसर अच्छा है, आपने लिख दिया होगा। फिर बात करते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन की। तो पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप प्लीज़ प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर देखें, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। भारत में कोयले के वितरण और उत्पादन पर बताना था, तो ये क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा। पहले आपको पूरा डिवीज़न बताना पड़ेगा यहाँ पर कि कौन कौन से क्षेत्रों में इसका वर्गीकरण किया गया है। फिर भारत में खाद्यान्न के भंडारण और परिवहन संबंधी समस्याओं का उल्लेख करना था। तो आप सभी जानते हैं कि भारत में बहुत अधिक खाद्यान्न का उत्पादन तो होता है, लेकिन उसके स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी अधिक समस्याएं होती हैं, क्योंकि प्रॉपर सड़कें नहीं है हमारे पास, प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज नहीं है, जिसके कारण बहुत सारा अनाज ख़त्म हो जाता है, तो इस तरीके से ख़राब हो जाता है। आप ये आंसर लिख सकते थे। मध्य प्रदेश में प्रमुख खनिजों के वितरण और उनका उत्पादन का वर्णन कीजिए। तो अब ये 15 नंबर में पूछा गया है, मतलब पहले तो आपको बताना था कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, वितरण मतलब कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, और उनका उत्पादन किस तरीके से होता है। आपको प्रॉपर मध्य प्रदेश का मैप बना के एक एक खनिज को क्या है यहाँ पर बताना था और अपना आंसर यहाँ पर लिखना था। प्राकृतिक आपदाओं की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए और उनके अल्पीकरण का उपाय समझाइए। आप देख रहे हैं कि जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाला चैप्टर है वहाँ से कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है इसके ऑप्शन में कि मध्य प्रदेश की जनजातियों का वितरण की व्याख्या कीजिए। तो ज्योग्राफी का पेपर बहुत अच्छा था, बहुत ही एक तरीके से हम कह सकते हैं बहुत अधिक टफ नहीं था, आप अच्छे से इसके आंसर लिख सकते थे। और आपका नेक्स्ट पेपर के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। और जिन लोगों का मेंस का एग्ज़ाम है वो ज़रूर ये पेपर का एनालिसिस बहुत अच्छे से देखें और इन आंसर्स को अपने से लिखने की कोशिश करें। आपको नहीं आंसर बन रहा है तो आप भले ही सर्च करके लिखें, लेकिन ये फॉर्मेटिंग आपके पास इन आंसर्स की होनी चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि मैं एक प्रॉपर सॉल्यूशन मेंस के एग्ज़ाम का लेकर आऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ये वाला वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।